हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आपको जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैथ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला जो है क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो अपने आप या एक से कटे, जो अपने आप या एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग एक बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ, ध्यान से समझ लीजिएगा, अभाज्य संख्या का एचसीएफ एक और एलसीएम जो होता है वो होता है दोनों संख्या का गुणनफल। यानी कि जो कोई भी दो अभाज्य संख्या रहेगा उन दोनों का आप गुना कर दीजिए तो वो हो जाएगा एलसीएम। यानी कि यहाँ पर ए और बी है संख्या, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, वो एलसीएम हो जाएगा। ये आप बात ध्यान रखिएगा, जब भी अभाज्य संख्या हो उसका एचसीएफ पूछा जाए तो हमेशा एक लिख दीजिएगा। एलसीएम पूछा जाए तो उसको गुना कर दीजिए, तभी संख्या कौन है, ए और बी, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर दो, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से, पेन दूसरा ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। हाँ, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, आप लोग पहले ही बता दिए थे कि वैसी संख्या जो अपने आप और एक से कटे तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ 15 जो है ये 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 मतलब कई संख्या से कट रहा है, तो ये 15 जो अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन में तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों, 12 जो है 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। 75 क्या है, 75 5 से, 15 से, कई संख्या से कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, तो ये भी संख्या नहीं होगा। हम अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या बताए थे कि वैसी संख्या जो अपने आप और एक से कटे। तो दोस्तों, वो संख्या कौन है, बी, जो अपने आप से और एक से कटेगा, बाकी कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय संख्या है। दोस्तों, इसका नोट नहीं कर पाए हैं आप लोग, देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 2 माइनस रूट अंडर थ्री, हाँ। बी जो है वो है √5। सी जो है, यहाँ पर लिख देते हैं, सी जो है वो 2/√3 है, ये √3 है। ये आप लोग समझ लीजिएगा, लिख देते फिर से, √3/√3। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी है √6। तो दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या, परमेय संख्या यानी p/q के रूप में होना चाहिए, यानी कि रूट में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन जो भी देख रहे हैं वो सारे रूट में हैं, तो आप कहेंगे कि सारे अपरमेय संख्या। आप लोग जानते हैं कि रूट में होता है वो अपरमेय होता है, लेकिन हम देखेंगे क्या कोई संख्या ऐसी है जो रूट से बाहर आ जाए। तो दोस्तों, डी से ऑप्शन शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो रूट में है, 6 कभी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरमेय संख्या होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। बी भी है, रूट्स में 5 है, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। और ए नंबर भी अपर में है क्योंकि √3 है, अपर में है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जब देखिएगा आप लोग तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में कि ये जो सी है ये √3 से √3 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 2, और 2 एक कौन सी संख्या है दोस्तों, परमेय संख्या है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 65 तथा 117 का HCF, ध्यान से समझिएगा आप लोग, यदि 65 तथा 117 का HCF 65 m है, m-117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों 65 और 117 का HCF निकालते हैं। तो 65 117, 65 का आप लोग कैसे गुणनखंड कर सकते हैं दोस्तों, 1 गुने 5 और गुने 13, ये 65 का गुणनखंड हुआ। 117 का क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 3 और गुने 3 3 9, 13 9 117 होता है, यानी कि 13 होगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं HCF जो उसमें कॉमन पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट कौन कौन है। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि 13 जो है 65 में भी है, 13 जो है 117 में भी है, यानी कि एलसीएम जो होगा वह 13 और गुने 1, यानी कि दोनों में 1 है, और गुना करेंगे तो वही संख्या होगा। तो दोस्तों, जब हम निकाले HCF 65 और 117 का, तो HCF आया 13, लेकिन हमको सवाल में क्या कह रहा है कि HCF दिया हुआ है 117, सॉरी 65 - 117, ये हमको HCF दे रहा है।
लेकिन हमको HCF आया 13। तो देखेंगे नीचे, हम देखते हैं सवाल कि बनेगा कैसे, बनाएंगे इस सवाल को। तो हमको HCF आया है दोस्तों, HCF जो आया है इस सवाल में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 65m माइनस 117। तो दोस्तों लेकिन हमको HCF आया है 13। आप लोग देखिएगा ध्यान से, HCF हमको 13 आया है लेकिन सवाल में कुछ और दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं HCF इजिकल टू जो दिया हुआ है सो, तो 65m माइनस 117। और जब 117 को उस तरफ भेजेंगे, बराबर किस तरफ लाएंगे, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 117 इधर आएगा तो माइनस 117 क्या हो जाएगा, प्लस 117 इजकल टू 65m। तो दोस्तों 117 और 13 को जोड़ेंगे तो आएगा 130 इजकल टू 65m। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि m इजकल टू 130 बटा 65 से 130 के जब काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि m के मान आएगा दोस्तों वो 2 आएगा। तो आप लोग देख लिए कि m का मान जो आया वो 2 आया, और हम देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं पे है 2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है वो देखते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होंगे कि 2, 10 और 20 का LCM और HCF का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले LCM और HCF निकालते हैं 2, 10 और 20 का। तो LCM निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसका LCM, तो हम लिखेंगे 2 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 10 के क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 20 का कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि HCF जो होगा वो कॉमन पॉइंट होता है। तो कौन कौन कॉमन है, 1 इंटू 2, 1 और 2 तीनों में कॉमन है, तो HCF हो जाएगा दोस्तों 2। और LCM देखेंगे, LCM कॉमन पॉइंट कौन था दोस्तों, 2। एक और कॉमन पॉइंट को लिख दिए, उसका 1, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, सिर्फ एक में ही है ये लिख दिए, और 5 जो है दोनों में है तो इसको हम 5 लिख देते हैं। तो LCM को दोस्तों कितना होगा, 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा। एक बार देखते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ओके। तो इसका LCM हो जाएगा 20। अब क्वेश्चन हमको पूछा है LCM और HCF का अनुपात। LCM और HCF यानी कि आप लोग जानते हैं LCM और HCF अनुपात मतलब बटा में। तो दोस्तों LCM कितना आया है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि इसका पेन दूसरा ले लेते हैं, आपको क्लियर ढंग से दिखाई दे। तो LCM है आया हमको 20, और HCF कितना आया दोस्तों, HCF जैसे कि आप लोग देखेंगे कितना आया 2। तो 2 जब इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो ये 10 बार में, यानी कि आएगा दोस्तों ये 10 और बटा में 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10:1, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा 10:1। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग दोस्तों देखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, 1 मिनट इसको, हाँ जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो दोस्तों 4 होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख देते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों, कहेंगे 2, तो इसको लिख देंगे क्या, 1 इंटू 2। तो दोस्तों इसका HCF क्या होगा, तो आप लोगों को बता चुके हैं कि HCF जो होगा वो दोनों में कॉमन पॉइंट होगा। तो दोस्तों दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है, इसमें 1 है तो 1 लिख देते हैं, और इसमें 2 है, इसमें 2, दोनों में कॉमन पॉइंट 2 है, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 2, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि 2, ऑप्शन 2। उसका क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि 2 लगातार संख्याओं का HCF कितना होगा। 2 लगातार संख्याओं, दोस्तों शायद इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलती से 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन सही है, 2 लगातार संख्याओं का। तो दोस्तों 2 लगातार संख्या, कोई 2 लगातार संख्या ले लेते, कोई भी संख्या, जैसे कि हम छोटी संख्या ले लेते 2 और 3, 2 3 लिए, तो दोस्तों कहेगा 2 का होगा 1 इंटू 2 लिख सकते हैं गुणनखंड, और 3 के 1 इंटू
3 लिख सकते हैं। तो इसका HCF क्या होगा दोस्तों? तो HCF दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है? 1। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी दो लगातार संख्या का HCF हमेशा 1 होगा। जैसे कि आप कोई और एग्जांपल ले इसका ऑप्शन ऐसे भी हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 और 6 के बोलिएगा, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 5, और 6 को क्या लिखिएगा? 2 इंटू 3 इंटू 1। तो HCF क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है दोस्तों? 1। हमेशा ध्यान रखिएगा दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कहता है कि 5005 कितने अभाज्य गुणनखंड है? कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो दोस्तों पहले 5005 का हम गुणनखंड करते हैं। तो जैसे कि आप लोग गुणनखंड इसी तरह से निकालते हैं 5005। तो इसमें भाग जो लगेगा दोस्तों, वो पहली संख्या हम 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगेगा भाग, तो 1001 आप लोग भाग लगा लीजिएगा, इतना ही आएगा। फिर 5 के बाद 7 से कटेगा ये संख्या, 7 से जब काटिएगा इसको तो 143 आएगा। उसके बाद 143 को जब 11 से कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा, गलती हो गया, 13 आएगा ये 13, और जब 13 को कैंसिल कीजिएगा तो 1 आएगा। तो दोस्तों इसमें जो अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या जो अपने आप और 1 से कटे, तो ये 5 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13, यानी कि 4 ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है इतना में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन होगा 8 का बी होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 का 9 नंबर देखते हैं कि कितने दो अंकों की ऐसी संख्या है जो कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। यानी कि 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप लोग कहेंगे कि 2 अंक की संख्या 10 से लेकर के और कहेंगे 99 तक होता है। लेकिन 2 से कितनी संख्या कटता है, तो कहेंगे आप 10 से 10 नहीं कटेगा, 2 अंक के 11 नहीं कटेगा, लेकिन 12 कटेगा। तो यानी 12 कटेगा 2 से 14, 3 से विभाज्य का है, तो 12 कटेंगे 3 से, 3 चौका 12, और 12 का 15 कटेंगे संख्या, 18 कटेंगे, लेकिन कहाँ तक? 2 अंकों की संख्या लास्ट 99 है, तो 99 तक। तो इसमें हम इसको TN के फार्मूला लागू करेंगे। तो ए का जो मान होगा, ए का मान होगा 12, और डी के मान जो होगा दोस्तों आप लोग जानते हैं TN में 15 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 3, और TN जो होता है लास्ट संख्या 99 हो गया। तो इसको TN के फार्मूला पर यूज करते हैं और शॉर्ट भी बताएंगे कि कैसे होगा। तो आप लोग जानते हैं TN का फार्मूला क्या होता है। तो TN का फार्मूला होता है TN इजकल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो TN के जगह पर 99 लिखेंगे, और A के जगह पर 12, N के जगह पर नहीं दिया है, वो नंबर ऑफ संख्या होगा, और D के मान कितना निकाले थे थोड़ा देर पहले, कितना था? D के मान 3 था। तो D के जो मान हो जाएगा वो दोस्तों 3 होगा। अब ये 99 इजकल टू 12 प्लस 3 से n में गुना करेंगे तो 3n माइनस 3 होगा। तो ये हो गया 99, 12 में से 3 घटेगा तो 9 प्लस 3n होगा। उसके बाद दोस्तों इसको हम आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, तो इसलिए दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। जब ये 9 को उस तरफ ले जाएंगे, 99 में 9 को घटाएंगे, तो दोस्तों आप समझ जाएंगे कि 90 बचेगा, बचा 3n। तो आप लिख सकते हैं n इजकल टू 90/3, और 3 से जब 90 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों? 30 बार में, यानी कि n की मान 30 है। यानी कि 2 अंक की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप लोग कहेंगे कि 30 है, 2 अंकों की संख्या टोटल कितनी है? 30, जो कितने से विभाज्य है? तो 30 है जो 3 से विभाज्य है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। दो संख्या का गुणनफल 8670 है। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल 8670 है और HCF 17 है, तो LCM पूछता है क्या है। तो दोस्तों आप LCM जानते हैं कि दो संख्याओं, इसमें थोड़ा अलग लिखा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, सीधे हम डायरेक्ट नहीं बता देते हैं,
दोस्तों इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ये डिलीट कितना होगा, हो गया, सारा हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल 8670 है। अब डायरेक्ट हम फार्मूला बताते हैं। देखिए, दो संख्या का गुणनफल इजकल टू फार्मूला होता है HCF और LCM का, कि दोनों संख्या का गुणनफल इजकल टू HCF गुने LCM। तो दो संख्या का गुणनफल इजकल टू HCF गुने LCM, तो लिखिएगा HCF गुने LCM इजकल टू होता है दोनों संख्या का गुणनफल। तो दोनों संख्या कितना दिया हुआ है, 8670 दिया हुआ है। और HCF दिया हुआ कितना है दोस्तों, तो HCF आप कहिएगा कि HCF है 17 गुने LCM। तो दोस्तों LCM इजकल टू कितना जाएगा, 8670 बटा कितना जाएगा, 17। तो दोस्तों आप 8670 को आप 17 से भाग लगाएंगे तो ये 510 बार में कटेगा। दोस्तों कितने बार में कैंसिल होगा, 510। यानी कि इसका जो LCM होगा, LCM जो होगा दोस्तों, LCM इजकल टू 510 होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसका LCM कितना जाएगा, 510, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसका क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 6, 8 और 22 का LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों 6, 8 और 22, तो दोस्तों पहले हम तीनों का गुणनखंड करेंगे 6 का। तो आप लोग कहेंगे कि 6 का गुणनखंड होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और 8 के कहेंगे कि 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 22 के कहेंगे आप कितना होगा, तो कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 11, यानी कि 11 दूना 22 से कहेंगे 22। तो दोस्तों आप HCF जो बताएंगे कि HCF कितना होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों में जो कॉमन पॉइंट हो, वो हो जाएगा HCF। तो दोस्तों तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है, 2 2 2, यानी कि HCF क्या होगा, 2। सॉरी दिखाई नहीं देता है, थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं। हाँ, तो HCF क्या होगा, 2। उसके बाद 1 जो है, तीनों में कॉमन पॉइंट है तो 1 हो जाएगा। अब LCM के बारी आएगा, LCM। तो दोस्तों कॉमन पॉइंट क्या था, 2 था। उसके बाद हम देखेंगे कि 2, इसमें 2 है तो हम यहाँ पर 2 एक और गुना कर देते हैं। एक 3 है तो गुने में हम 3 करेंगे और गुने में 11, यानी कि इसको थोड़ा अच्छे से बताने के लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। इसको हाँ उतना ही सिलेक्ट हुआ जितना डिलीट करना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अच्छा यहाँ पर HCF लिख देते, HCF। आप तो समझ गए कि कॉमन पॉइंट 2 है तो 2 हो जाएगा HCF। लेकिन LCM के लिए यहाँ हम LCM बताते हैं, यहाँ नीचे, सॉरी यहाँ, हाँ यहाँ से LCM। तो देखिएगा LCM LCM इजकल टू, तो दोस्तों तीनों में जो कॉमन पॉइंट को है क्या है दोस्तों, 2 है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 कितने हैं, एक मतलब हाईएस्ट 2 कितने हैं एक ही लाइन में। तो दोस्तों क्या है, 1 2, मतलब 2 और 2 है, तो 2 इंटू 2 हम बताएंगे। इसका इजी तरीका क्या है इसे, फिर एक 3 है और फिर एक 11 है। तो दोस्तों आप सभी का गुना कीजिएगा, 2 2 2, तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24, और 24 में दोस्तों 11 से आप जब गुना कीजिएगा ना, 24 गुने 11 तो आएगा 264। कितना आएगा दोस्तों, 264। LCM कितना आया था, सॉरी HCF कितना आया दोस्तों, 2। अब क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहता है LCM और HCF, LCM और HCF। थोड़ा इसका स्मॉल कर देते ताकि आप लोगों को क्लियर ढंग से क्लियर हो जाए। LCM और HCF का अनुपात पूछता है। तो LCM कितना आया, आप जानते हैं कि LCM और HCF का जो अनुपात जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, LCM और HCF। तो लिखिएगा LCM, पहले LCM पूछा है तो LCM, अब बटा में क्या हो जाएगा, HCF। तो LCM कितना आया दोस्तों, 264, ओके। और LCM कितना आया दोस्तों, कहिएगा 2। तो 2 को 264 से कैंसिल कीजिएगा तो दोस्तों 132 बार में कटेगा, यानी कि इसको और स्मॉल करते हैं और करके हम इसको सॉल्यूशन पाते हैं। तो दोस्तों 132 आया, और 132 और नीचे 1, तो यानी कि आप लिख सकते हैं 132 बटा 1, यानी कि इसी को 132, सॉरी 100 नीचे कैसे जहाँ पर लिखे, इसी को देखिए यहाँ पर लिखते हैं 132 अनुपात 1,
यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 11 के ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 के, इसको थोड़ा क्लियर ढंग से कर लेते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखो 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो 96 के मैं सेम लेते हैं, कहेंगे 2 से लगेगा, 2 से कितना होगा 48, 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 24, 2 से फिर लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 12, 2 से फिर 6, 2 से 3 और 3 से 1 गुणनखंड उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से आता होगा। तो दोस्तों इसका जो आया कितना, तो 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 96 को, तो 96 को लिखेंगे कि 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 और 5, और गुने में एक 3 है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 कितने बार है 5 बार, और 3 कितने बार है 1 बार। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा 2 और 2 5 बार 1, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 0.3 का परमेय में लघुत्तम रूप लिखें। दोस्तों आप एक ट्रिक सुन लीजिए, ध्यान दे लीजिए कि कैसे होगा। सर जब भी ऐसे को, अच्छा 0.03 पर लकीर है, सिर्फ 3 पर ध्यान रखिएगा, तो इसको कैसे बनाइएगा। तो जब भी ऐसी संख्या दिखे 0.3 और इस पर लकीर हो तो डायरेक्ट लिखिएगा, 3 को ऊपर 3 ही लिखिएगा और बटा में 9 लिख दीजिएगा, बस सिंपल सा। जैसे ही संख्या रहेगा, आगे हम बताएंगे कि क्या सभी ऐसे नहीं बनेंगे, हम बताएंगे कैसे। तो 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 आएगा, यानी कि इसका होगा 1/3, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन के हम सवाल लिखे नहीं हैं, क्योंकि इसका जो रूट है वो लिखने बन नहीं रहा था, हम बोल देते हैं, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 7 प्लस, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है, सॉरी 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 है 7 प्लस 3√2, 3√2, ये कौन सी संख्या है ये बताना है। तो दोस्तों इसमें √2 आया है, जो एक अप्रमेय संख्या होता है, तो किसी, और ये 7 जो है परमेय है, तो परमेय में किसी भी अप्रमेय संख्या को जोड़े गुना करे तब पर भी क्या हो जाएगा अप्रमेय। तो यानी कि 14 का आंसर नंबर हो जाएगा बी, अप्रमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है। इसका ऑप्शन नहीं है कि कौन अप्रमेय संख्या है, तो ऑप्शन लिख देते हैं 15 का, कि आप लोग जानते हैं परमेय के लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, एम है √5, बी है 2√3, 2√3, और सी जो है वो है 4 माइनस √5, और डी जो है वो है √16। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा नहीं। बी है अप्रमेय संख्या है, क्योंकि ये भी √3 है, बाहर निकलेगा नहीं। सी भी अप्रमेय संख्या है, यानी कि 4 माइनस √5, ये भी अप्रमेय संख्या है। लेकिन एक 16 जो है, 16 आप जानते हैं 16 कितने के स्क्वायर होता है, 4 के स्क्वायर, और जैसे ही रूट में कोई संख्या स्क्वायर में आ जाए वो रूट से बाहर निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये सारे ऑप्शन गलत होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कौन परमेय संख्या होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर इसको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कहीं कैसे बताया, अगर बोर्ड पर बताना होगा तो बोर्ड पर, अगर इस तरह से आप समझना चाहेंगे तो इस तरह से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।